सर जेई 2024 का नया सिलेबस आ गया है। सर बहुत सारे टॉपिक्स पुराने सिलेबस से हटा दिए गए हैं। सर नए सिलेबस में कुछ नए टॉपिक्स भी ऐड किए गए हैं क्या? और सर ये जो टॉपिक्स हटाए गए हैं या ऐड किए गए हैं, इन सारे टॉपिक से हमारी प्रिपरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? सर आने वाले पेपर्स कठिन बनेंगे कि आसान बनेंगे? इन सारी बातों का मैं आज आपके लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आया हूं, पूरा निवारण लेकर आया हूं। और आज हम बात करने वाले हैं जेई 2024 के फिजिक्स सब्जेक्ट के उन डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में जिनको आपने नहीं पढ़ना है या जिनका कुछ हिस्सा आपको पढ़ना है, जो आपके आने वाली एग्जाम में मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं। आपको बताते हैं, समझाते हैं कि जो पुराना सिलेबस था वो नए सिलेबस से कैसे डिफरेंट है, या नया सिलेबस पुराने सिलेबस से कैसे डिफरेंट है, और नए सिलेबस को हमको किस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना चाहिए ताकि हम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो देखिए भाई, अपना फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट होता है सेम उसी यूनिट से जो हमारी पहली यूनिट है आपकी फिजिक्स एंड मेजरमेंट। यहां आपका आ जाता है पूरा यूनिट्स, डायमेंशन एंड एरर्स, और इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है। अगर बात करी जाए यूनिट की, तो यूनिट 1 सेम एज इट इज है। यूनिट 2 की बात करो तो यूनिट 2 भी एज इट इज है। इसमें ना तो कोई चीज नई ऐड करी गई है और ना ही कोई चीज हटाई गई है बेटा जी। अच्छा, यूनिट 3 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सर कोई बदलाव नहीं किया गया है। यूनिट 3 में भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। अगर आप यूनिट 4 की बात करेंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर की बात करेंगे, तो बच्चा वर्क एनर्जी पावर में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है और ना ही रोटेशनल मोशन में कोई बदलाव है। मतलब सर ये पूरा जो मेरा मैकेनिक्स वाला सेक्शन है, इसको हमने जैसे पढ़ा था वैसे ही पढ़ना है, कुछ अलग नहीं पढ़ना है। जो पैटर्न पर आप अपनी पढ़ाई कर रहे थे उसी पैटर्न पर आपको अपनी पढ़ाई करते रहनी है। ठीक है, चलिए भाई अगली यूनिट की तरफ चलते हैं। हमारी यूनिट 6 जो है ये ग्रेविटेशन है, इसको भी आपको एज इट इज पढ़ना है। ठीक है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है, कोई भी चीज आपको यूनिट 6 से भी हटाई नहीं गई है। अगर हम यूनिट 7 की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, जिसमें हमारे एनसीईआरटी के 3 चैप्टर्स आ जाते हैं। जो पहला चैप्टर है वो है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, दूसरा चैप्टर है आपका पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड उसमें हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनामिक्स सब कवर हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और फ्लूइड मैकेनिक्स। और तीसरा जो है वो आपका एक चैप्टर है हीट ट्रांसफर। और इन तीनों चैप्टर्स में से ना तो कुछ हटाया गया है और ना ही कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन किया गया है। ठीक है, सब कुछ एज इट इज है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर यूनिट 8 की बात करें तो यूनिट 8 है आपकी थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स में एक साइकिल होती है जिसका नाम होता है कार्नोट साइकिल। तो बेटा जी नए सिलेबस में ये कार्नोट साइकिल नहीं है। ठीक है, नए सिलेबस में आपकी कार्नोट साइकिल नहीं है। अरे क्लियर है, नए सिलेबस में आपके कार्नोट साइकिल को हटा दिया गया है। बट मैं आपको बताऊं, अगर आप पूरा एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ रहे हो, पूरा आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ रहे हो, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ रहे हो, साइक्लिक प्रोसेस पढ़ रहे हो, तो कार्नोट साइकिल में कुछ रह ही नहीं जाता यार। कार्नोट साइकिल तो कुछ अलग से स्पेशल टॉपिक ही नहीं बन पाएगा। तो अगर आपने सारी साइकिल, सारे प्रोसेसेस ढंग से पढ़े हैं तो ये हटने का विषय नहीं होता है। हट गया तो ठीक, ना हटा तो ठीक, ये आपकी प्रिपरेशन को किसी भी तरह से हैम्पर नहीं करने वाला है। ठीक है, चलिए भाई अगर यूनिट 9 की बात करी जाए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बहुत छोटा सा चैप्टर है। एक सवाल हर हाल में जेईई मेंस इससे पूछती है, इसमें भी कोई चेंज नहीं करा गया है। जैसे आपने इस चैप्टर की प्रिपरेशन कर रखी है एज इट इज इसको रखे रहिए, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है, कोई बदलाव नहीं करना है। सेम एज अगर हम बात करें यूनिट 10 ऑसिलेशन एंड वेव्स, जब आप इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप इसको 3 पार्ट में तोड़ते हैं। एक आप पढ़ते हैं एसएचएम, एक पढ़ते हैं आप मैकेनिकल वेव्स, और एक पढ़ते हैं आप साउंड वेव्स। और आपको एज इट इज ही पढ़ना है, एज इट इज ही पढ़ना है, कोई भी चेंज नहीं किया गया है। मतलब 11वीं क्लास की अगर हम बात करें तो 11वीं क्लास के पूरे सिलेबस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। आपको सब कुछ जैसे आपने पढ़ रखा है उसी हिसाब से पढ़ के रखना है। पीवाईक्यूज लगाने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूले
रट्टा नहीं मार रहे हैं, सवाल लगा लगा के फॉर्मूले याद करने हैं। इतने सवाल लगाओ कि तुमको सारा फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए। अरे बात समझ आ रही है? अलग से फॉर्मूला रटने की जरूरत ना पड़े। अगर फिजिक्स के सब्जेक्ट के चेंजेस, फिजिक्स सब्जेक्ट के सिलेबस के चेंजेस की बात करी जाए तो मोटा मोटा जो सिलेबस चेंज हुआ है बेटा, वो चेंज हुआ है आपके 12वीं क्लास के कंटेंट का। फिर भी इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपका पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज इट इज, चाहे आप इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लीजिए, चाहे आप पोटेंशियल की बात कर लीजिए, चाहे आप कैपेसिटेंस की बात कर लीजिए, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया गया है। यूनिट 12 की बात करें, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें एक माइनर चेंज है, और वो माइनर चेंज क्या है बेटा? इसमें से पोटेंशियोमीटर को हटा दिया गया है। पोटेंशियोमीटर इज रिमूव्ड। ठीक है, पोटेंशियोमीटर के अलावा और कुछ भी हटाया नहीं गया है। आपको एज इट इज, जैसे आपने अपनी प्रिपरेशन कर रखी है वैसे ही करनी है, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है पोटेंशियोमीटर को छोड़कर। सब कुछ पढ़ के जाइए, और अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो पोटेंशियोमीटर पढ़ना भी तो कोई खास बात नहीं है ना, सिंपल किरचॉफ की तरह ही तो काम करता है यार। बट फिर भी अलग से आपको पोटेंशियोमीटर का आपके जेईई मेंस एग्जाम में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा, तो आप पूरी तरह से पोटेंशियोमीटर को एलिमिनेट कर सकते हैं। और एक और बात करूं तो इसमें हमारे पूरे सिलेबस में कहीं कलर कोडिंग मेंशन नहीं था, मतलब आपके सिलेबस में ना तो कलर कोडिंग आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी से, ना ही पोटेंशियोमीटर का कोई क्वेश्चन आएगा आपके जेईई मेंस 2024 के एग्जाम में। ठीक है, तो मतलब यूनिट 12 में आपको दो टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, एक है कलर कोडिंग जिसको पढ़ने में मात्र 15 मिनट लगता है, और एक है आपके पास पोटेंशियोमीटर। हाँ, पोटेंशियोमीटर थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, और कई बार पोटेंशियोमीटर से कॉम्प्लेक्स सवाल बन के आ चुके हैं जेईई मेंस में, तो आप समझिए पोटेंशियोमीटर के नाम से आपका कोई भी सवाल नहीं आएगा। तो एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक एज कंपेयर टू द अदर टॉपिक्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए भाई, उसके बाद हम बात करें यूनिट नंबर 13, जिसमें सबसे ज्यादा मेजर चेंज हुआ है। अगर हम यूनिट नंबर 13 की बात करें तो पुराने सिलेबस में पूरा का पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब बायोट-सैवर्ट्स लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ, लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, टॉर्क, गैल्वेनोमीटर, और आपका सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर का एक हिस्सा हुआ करता था, जो एज इट इज है, जिसमें कोई चेंज नहीं किया गया। दूसरा हिस्सा आपका आता था मैग्नेटिज्म एंड मैटर का, जिसमें हमारी कहानी शुरू होती थी बार मैग्नेट से, जिसमें हम कहते थे बेसिकली सोलेनॉइड एज अ बार मैग्नेट हम पढ़ते थे, बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते थे, बार मैग्नेट का हम टॉर्क निकालते थे अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो, वो सारे पोर्शंस एज इट इज हैं। फिर उसके बाद आप क्या पढ़ते थे? आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ते थे, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सारे के सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स एज इट इज हैं। उसके बाद आप पढ़ते थे अर्थ मैग्नेटिज्म, जो कि इस बार 2024 के सिलेबस से हटा दिया गया है। अर्थ मैग्नेटिज्म से डायरेक्ट किसी तरह का कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो क्या सर अर्थ मैग्नेटिज्म को हमको एकदम भी पढ़ना नहीं है क्या अर्थ मैग्नेटिज्म को हमको छूना भी नहीं है? अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में हमको पढ़ना ही नहीं है? तो बेटा जी देखिए, बार मैग्नेट आपके पास है, अगर आपके पास टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का कोई सवाल आ जाता है तो वहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है जो हार्ड एंड फास्ट आपका 1-1.5 घंटा लेकर जाएगा, तो कोशिश करिएगा कि इसको पढ़ लीजिएगा, मत छोड़िएगा। क्यों? क्योंकि कई बार यहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करके सवाल बन जाता है। तो मतलब सर अर्थ मैग्नेटिज्म को क्या फिर डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है? नहीं, आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंगल ऑफ डिप एंड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, यही 3-4 चीजें जाननी पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना। मतलब जो आप बात करते थे सर अपने पास जियोग्राफिक मेरिडियन होता था, मैग्नेटिक मेरिडियन होता था, इतना डिटेल में जाकर पढ़ते थे, उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपकी मुश्किल से 1-1.5 घंटे का एक्स्ट्रा समय लगेगा, और उस 1-1.5 घंटे के एक्स्ट्रा समय से इस पर्टिकुलर टॉपिक से जेईई मेंस में आने वाले क्वेश्चन को ना लगाने की या ना लगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी बहुत कम हो जाएगी। तो अगर ऐसा हो रहा है, आप 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं, तो इसको पढ़ना ना पढ़ना ये आपका एक विषय बन जाता है। लेकिन अगर हम 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं तो हम किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, तो इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे।
उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट नंबर 15 की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, सॉरी यूनिट नंबर 14 की, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। किसी तरह का कोई चेंज नहीं करा गया है, ऑल्टरनेटिंग करंट से बस एक टॉपिक हटा दिया गया है, जिस टॉपिक का नाम है बेटा जी एलसी ऑसिलेटर। मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट से आपको एलसी ऑसिलेटर को छोड़कर सब कुछ पढ़ना है। हाँ, जेईई मेंस में कई बार एलसी ऑसिलेटर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट एलसी ऑसिलेटर आपके नए सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो आपको एलसी ऑसिलेटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा जी। उसके बाद आगे आ जाएं यूनिट नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करा गया है, आपको पूरी की पूरी 15वीं यूनिट एज इट इज पढ़नी है। छोटी सी यूनिट है, एक सवाल आपका आता ही आता है। उसके बाद हम बात करें यूनिट नंबर 16 दैट इज ऑप्टिक्स। इसमें एनसीईआरटी के दो चैप्टर्स आ जाते हैं आपका, एक रे ऑप्टिक्स आ जाता है, एक वेव ऑप्टिक्स आ जाता है। किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है, ना तो रे ऑप्टिक्स में ना तो वेव ऑप्टिक्स में, पूरा एज इट इज आपको कंप्लीट रे ऑप्टिक्स पढ़ना है, कंप्लीट वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है। किसी तरह का सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अच्छा सर, यूनिट नंबर 17 की बात करें ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से एक टॉपिक हटाया गया है आपके नए सिलेबस में, और उस टॉपिक का नाम है बेटा डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट। नाम सुने हो? डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट ये वो एक्सपेरिमेंट है जो वैलिडेट करता है किसको भाई? डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस को। ठीक है, जिसे डी ब्रॉगलीज के हाइपोथेटिकल कहानी जो थी डी ब्रॉगलीज का जो आपका वेवलेंथ वाला एक्सप्रेशन हुआ करता था, लैम्डा इक्वल्स टू h बाय अंडर रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी, उसको ये सही बताते हैं। डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के थ्रू सही बताते थे, जिसको अब आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट से किसी तरह का कोई थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया या न्यूमेरिकल पोर्शन हो गया आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मतलब 17वीं यूनिट आपको ध्यान देनी है कि इसमें से भी एक छोटा सा टॉपिक हटाया गया है, जिसको पढ़ने में मात्र 15 से 20 मिनट लगता था। यूनिट नंबर 18 की बात करें, एटम्स एंड न्यूक्लियाई की बात करें, तो बेटा न्यूक्लियाई वाले पार्ट से ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियाई वाले पार्ट से पूरा रेडियो एक्टिविटी हटा दिया गया है। रेडियो एक्टिविटी हटा देने का मतलब क्या है? आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके के बारे में नहीं पढ़ना है, और सब कुछ है। एटम्स में सब कुछ है, न्यूक्लियाई में जब आप बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस का, कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस का, साइज ऑफ न्यूक्लियस का, मास डिफेक्ट का, बाइंडिंग एनर्जी का, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का, क्यू वैल्यू का, पूरा पोर्शन एज इट इज है। न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर फिजन है, बस एक पोर्शन हटा दिया गया है, दैट इज अल्फा बीटा गामा डीके, जिसको हम रेडियो एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास आता था रेडियो एक्टिविटी में अच्छा खासा पोर्शन है रेडियो एक्टिविटी का, ये एक ठीक ठाक पोर्शन है जो हटाया गया है। बात समझ रहे हैं? मतलब न्यूक्लियाई का आधा हिस्सा आपका हटा दिया गया है। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता था n इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी पढ़ते थे ना, डीके कांस्टेंट वाला फॉर्मूला, वो सारा का सारा पोर्शन यहां से हटा दिया गया। ठीक है, अच्छा सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद सर क्या? न्यूक्लियाई तो आधा हो गया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। न्यूक्लियाई में से एक हिस्सा आपका हटा दिया गया है, पूरा रेडियो एक्टिविटी। और उसके बाद हम आते हैं यूनिट नंबर 19 पर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें तो इसमें से ट्रांजिस्टर एंड इट्स एप्लीकेशन, ट्रांजिस्टर एंड इट्स एप्लीकेशन को, जैसे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज एन एलसी ऑसिलेटर, ये सारी की सारी चीजें यहां से हटा दी गई हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में थे। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपको क्या पढ़ना है? आपको पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स पढ़ने हैं, आपको पीएन जंक्शन पढ़ना है, आपको जीनर डायोड पढ़ना है, आपको हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ना है, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ना है, लेकिन आपको ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ना है बस। और आपको लॉजिक गेट्स भी पढ़ने हैं, बस। इस पूरे पोर्शन से क्या हटाया गया है? इस पूरे पोर्शन से ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशन, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज एन एलसी ऑसिलेटर, ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। ठीक है, अच्छा भाई। उसके बाद एक आपके पास और यूनिट होती थी, यूनिट नंबर 20, जिसका नाम होता था कम्युनिकेशन सिस्टम। जिसका नाम क्या होता था बेटा जी? कम्युनिकेशन सिस्टम। इस कम्युनिकेशन सिस्टम को बच्चा हटा दिया गया है। मतलब आसान सवाल आता था सर, इसको तो अपन पढ़ के ही जाते थे। हाइट ऑफ एंटीना का सवाल आता था या प्रोपगेशन ऑफ वेव का सवाल आता था, तो वो तो हम करके जाते थे सर। आसान सवाल आता था, आसान पार्ट हटा दिया गया है। हाँ, कोई बात नहीं, आसान पार्ट है, आसान सवाल है, हटा दिया गया है, आसान टॉपिक है, हटा दिया गया है, बट फिर भी पूरे सिलेबस में बहुत ऐसी आसान चीजें हैं जिनसे सवाल बनेगा, तो बहुत ज्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं है।
क्यों? क्योंकि पेपर जैसा पिछले साल बना था उसी के हिसाब से ही पेपर बनेगा। अगर थोड़ा पेपर टफ साइड पर जाता है तो एक अच्छे बच्चे के लिए एडवांटेज होता है कि अगर पेपर थोड़ा कठिन होगा तो जो खच्चरों की भीड़ होगी, जो रट्टा मार के जा रहे हैं, वो ऑलरेडी रेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और का पेपर टफ होगा तो कट ऑफ नीचे आएगी, पेपर आसान होगा तो कट ऑफ ऊपर जाएगी, सबके लिए इक्विवेलेंट रहेगा। आपको अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी कैसे रखनी है, आपको सारे के सारे टॉपिक्स कवर करके जाने हैं अगर आप जेईई मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं। जैसे एक पेपर अगर बनता, केवल एक पेपर होता, तो हम क्या करते हैं, उसमें स्ट्रेटजी लगाते हैं, उसको प्रेडिक्टेबल बनाते हैं कि हाँ सर ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इनसे ज्यादा सवाल पूछा जाना चाहिए और पूछा जाता है। लेकिन जब इतने नंबर ऑफ पेपर्स हैं, आपको लगभग अगर आप देखो तो आपको 12 पेपर्स का ऑप्शन है, 10 से 12 पेपर्स का ऑप्शन है। तो अगर 10 से 12 पेपर्स का ऑप्शन है तो उसमें क्या होगा, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आप ये सोचकर मत पढ़िए कि सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आपको सारा सिलेबस कवर करके जाना है। अगर आपने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है, आपने पूरा पोर्शन कवर कर रखा है, ईमानदारी से बताऊंगा, ये सब नहीं कि मैंने सर 6 चैप्टर कर लिए, मेरा 50 नंबर आ गया ना। ये हो सकता है कि आपके साथ फिट बैठ जाए, लेकिन हमेशा फिट नहीं बैठेगा। आपको सब कुछ आना चाहिए, हर चैप्टर से सवाल जेईई मेंस पूछता है। इन सब के बीच इतनी सारी चीजें हटाई गई। एड ऑन में अगर मैं बात करूं तो एड ऑन में एक यूनिट ऐड की गई है जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल स्किल्स। जैसे क्या होता था, बच्चे स्कूल में जाते थे तो जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे, उनके लैब में जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे, उनको वो इग्नोर करके आगे बढ़ जाते थे, कहते थे हटाओ यार, अपने पास प्रैक्टिकल में तो अपने को नंबर मिल ही जाता है। हाँ भैया ठीक है, आपके स्कूल में प्रैक्टिकल में नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने स्कूल के प्रैक्टिकल्स को भी सीरियसली लेना पड़ेगा। टोटल एक्सपेरिमेंटल स्किल्स की बात करी जाए तो 18 एक्सपेरिमेंट है। 9 एक्सपेरिमेंट आपको 11वीं क्लास में कराए जाते हैं, 9 एक्सपेरिमेंट आपको 12वीं क्लास में कराए जाते हैं। तो अगर आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको एज मिलेगा। यहां एज मिलेगा वो 12वीं क्लास का बच्चा जो इस समय पढ़ाई कर रहा है, जो इस समय स्कूल जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट्स करेगा। अगर वो थोड़ा अवेयर होगा तो वो अपनी स्कूल टीचर से मिलकर सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स को सीखेगा, उन एक्सपेरिमेंट्स की ऑब्जर्वेशन करेगा और उसके बाद उन पर बेस्ड क्वेश्चंस थोड़ा प्रैक्टिस करेगा। जैसे अगर आप देखो तो आपके पास जो प्रैक्टिकल बुक होती है, उस प्रैक्टिकल बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए होते हैं, तो आपको वो क्वेश्चंस लगाने से फायदा मिलेगा अगर आप जेईई की तैयारी करना चाह रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज आप ड्रॉपर हैं तो भी आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में जितने के जितने एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स जो आपने ऊपर सिलेबस देखा है, इसी सिलेबस से रिलेटेड हैं। ठीक है, जैसे मैं पहले वाले की बात करूं, वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गॉज की बात करी जाए, तो ये तो पूरा आपको मेजरमेंट में पढ़ाया ही जाता है भाई, तो परेशान होना तो है ही नहीं। उसके बाद आपके पास आ जाता है सिंपल पेंडुलम डिसिपेशन ऑफ एनर्जी बाय प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड टाइम। एम्पलीट्यूड और टाइम के बीच का अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं जब सिंपल पेंडुलम पढ़ते हैं। 2 बार अपन पढ़ते हैं, एक बार इसी पोर्शन को हम वर्क एनर्जी थ्योरम में भी पढ़ते हैं और एक बार हम एसएचएम में भी पढ़ते हैं, तो ये अपने पास कोई नई बात नहीं रह जाती है। अगर हम चौथे वाले पॉइंट की बात करें, मीटर स्केल द मास ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट बाय द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। मीटर स्केल पर बैलेंस करना, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस करने वाला, जब हम प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग पर बातें करते हैं भाई, तो अपने पास क्या होता था, लेफ्ट हैंड टॉर्क राइट हैंड टॉर्क के बराबर होता था ना भाई। लेफ्ट साइड का जो टॉर्क आता था वही राइट साइड के टॉर्क के बराबर आता था रोटेशनल मोशन में, और आपकी जो रॉड है वो एक पॉइंट पर बैलेंस हो जाती थी। तो ये भी आपके लिए कोई बहुत अलग सा बहुत स्पेशल सी बात नहीं है। अगर हम 5वें एक्सपेरिमेंट की बात करें, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द मेटालिक वायर, हाँ ये लैब का एक्सपेरिमेंट है, बट अगर आपसे जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिंपल डेटा देकर पूछा जाएगा। आप उन क्वेश्चंस को डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने इलास्टिसिटी वाला चैप्टर ढंग से पढ़ाई करी है तो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़े। इसमें 6 वाले की बात करें, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाय कैपिलरी इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट। सिंपल सी बात है, अगर अपन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ के आ रहे हैं तो ये भी कर ले जाएंगे, और अगर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ के आ रहे हैं, अगर हमने विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब विस्कस फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड्स, इसके बारे में डिटेल फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ रखा है, तो ये भी आपका पोर्शन कवर हो जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड, अगर आपने साउंड वेव अच्छे से पढ़ रखा है तो ये भी आपके पास, रेजोनेंस ट्यूब, तो स्पीड ऑफ साउंड वेव में पूरा साउंड वेव जब अपन पढ़ाते हैं तो वहां रेजोनेंस ट्यूब भी तो पढ़ाते हैं।
जब आपको हीट ट्रांसफर पढ़ाया जाता है तो उसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अरे बात समझ आ रही है, इसकी सारी बातें आपको बताई कराई समझाई जाती है, तो ये भी कुछ अलग सा नहीं है। बट हाँ, अगर आपने प्रैक्टिकल कर रखा है तो आपको थोड़ा सा रिलेटेबल लगेगा, बस और कुछ नहीं है, अदरवाइज सवाल आप कर ही ले जाएंगे। अच्छा भाई सर 10वां, द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज की एप्लीकेशन है, वहां आप पढ़ रहे हैं, वही एप्लीकेशन आपको यहां लगानी है। अरे वायर पता है, रेजिस्टेंस अगर पता है आपको, लेंथ पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, तो आप उसका रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते, रेजिस्टिविटी नहीं निकाल सकते हैं यार, बहुत साधारण सी बात है, कुछ नहीं है। 11वां भी कुछ नहीं है सर, रेजिस्टेंस और एंड फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। जब हम गैल्वेनोमीटर पढ़ाते हैं तो मेजरमेंट बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड ये पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। अगर अपन बात करें ऑप्टिक्स की, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस यूजिंग द पैरेलेक्स मेथड, हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमको थोड़ा ज्यादा फील आता है, अदरवाइज हम इसके बारे में अच्छा खासा डिटेल में अपनी ऑप्टिक्स में पढ़ते और पढ़ाते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो मतलब अगर 14वें वाले की बात करी जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ ट्रायंगुलर प्रिज्म का वेरिएशन, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कैसे कैसे एंगल ऑफ डेविएशन वेरी करता है। आपने एक ग्राफ देखा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस एंगल ऑफ डेविएशन का ऐसे कुछ करके होता था। ये सारे ग्राफ की बात अपन प्रिज्म में बहुत अच्छे से पढ़ते समझते और करते हैं। अरे बात समझ रहे हो क्या? तो ये भी तो आप पढ़ ही चुके हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब निकालना भाई ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से निकाला जाता है, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से कैलकुलेट करा जाता है। एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ के कॉन्सेप्ट से निकल कर आता है, तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, कुछ बड़ी बात नहीं है, अपन सब पढ़ के आ रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस, जब आप सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे तो आप इसको डेफिनेटली पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ जीनर डायोड एंड फाइंडिंग रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। हाँ, ये अपने को एक्सपेरिमेंट करके देखने में थोड़ा फैसिनेटिंग लगता है, बट अगर मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए, जेईई मींस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए, तो ये पोर्शन भी हम ढंग से कवर करते ही करते हैं। 18वें वाले की बात करी जाए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायोड, एलईडी, रेजिस्टर, कैपेसिटर फ्रॉम अ मिक्स्ड कलेक्शन ऑफ सच आइटम्स। हाँ, इसमें थोड़ा सा होता है कि देखकर कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सी चीज क्या है, तो इसके लिए जब आपके पास प्रैक्टिकल रहेगा तो आपको पता चलेगा। अदरवाइज हम जब पढ़ाते हैं, लाइव क्लासेस में पढ़ाते हैं, तो हम पीपीटी पर आइडेंटिफाई करवा देते हैं कि ये चीज ऐसी होती है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये रहा तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंटल स्किल। डरना नहीं, अगर आप ड्रॉपर हो तो भी आपको डरना नहीं है एक्सपेरिमेंटल स्किल से। ये एक्सपेरिमेंटल स्किल जो आप अपने सिलेबस में पढ़ के आ रहे हैं उसी से रिलेटेड है, कुछ नई बात नहीं है, कुछ नई चीज नहीं है, तो परेशान नहीं होंगे। मन लगा के जैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को चलाएंगे। जो टॉपिक्स एलिमिनेट करे गए हैं, अगर आपके पास समय कम है तो उन टॉपिक्स पर आप मत पढ़िए। जैसे एक चैप्टर एलिमिनेट हो गया है कम्युनिकेशन सिस्टम, तो आपको वो चैप्टर नहीं पढ़ना है। जहां छोटे छोटे टॉपिक्स एलिमिनेट हुए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, उन टॉपिक्स को अगर आपके पास समय है तो पढ़ भी सकते हो, नहीं समय है तो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाओ। हाँ, अगर आप 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं तो बेटा जी आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, सिवाय चैप्टर्स के जो चैप्टर्स हटा दिए गए। ठीक है, और सब कुछ एज इट इज है, फिजिक्स में कुछ बदलाव नहीं किया गया है। एक्सपेरिमेंटल स्किल्स को देखकर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, और एक्सपेरिमेंटल स्किल्स का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होगा ये तो हम आपको यूट्यूब सेशंस में ही, अपने लाइव सेशंस में ही कराएंगे, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हम आपके साथ थ्रू आउट बने हुए हैं, अपनी प्रिपरेशन को हैम्पर मत होने दीजिए सिलेबस के चक्कर में। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि क्या सर आप अभी से शुरू करके हम अपना, अगर आज से अपनी पढ़ाई शुरू कर दें डेडिकेशन के साथ, हमें थोड़ा 11वीं आता है, थोड़ा 12वीं आता है, बहुत अच्छी क्लैरिटी नहीं है, तो आप संकल्प भारत का क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं और वहां से आपकी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या लग रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चीजें अगर आपको समझ आ रही हैं तो प्लीज रिप्लाई विद द दिल, हमें उससे मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए और निरंतर काम करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।